बच्चों कक्षा 12 के भूगोल विषय के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है भू संसाधन तथा कृषि। इसके अंतर्गत हम बच्चों पहले पार्ट के रूप में भू उपयोग का अध्ययन करेंगे। भू उपयोग का क्या अर्थ होता है, इसके क्या प्रकार होते हैं और इससे कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित होती है। इसी के साथ में हम देखेंगे कि भू राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग ऐसे कौन से कार्य करते हैं, जिसके अंतर्गत हम इनका अध्ययन करेंगे। और कृषि के साथ में भू उपयोग या भू संसाधन का किस प्रकार से महत्व है। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं 5वां चैप्टर भू संसाधन एवं कृषि। तो बच्चों सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं भू संसाधन। भू संसाधन का क्या अर्थ होता है, हम देखने से ही पता चल रहा है बच्चों कि भू संसाधन भू का संसाधन अर्थात भूमि रूप में जो संसाधन हमें प्राप्त हुआ है उसे हम कहेंगे भू संसाधन। भूमि के ऊपर जो भी कार्य किया जा रहा है वो भू संसाधन के अंतर्गत होगा। अब मुख्य रूप से बच्चों भूमि के ऊपर प्राथमिक क्रियाकलाप ज़्यादा होते हैं। प्राथमिक क्रियाकलापों के अंतर्गत कृषि और उसके संबंधित अन्य प्रकार के जो कार्य हैं, जैसे पशुपालन है, मत्स्य पालन है, ठीक है बच्चों, खनन है और दूसरे प्रकार की प्रकृति प्रदत्त जो चीज़ें हैं वो प्राथमिक सेक्टर में आती है। वो भू संसाधन के ऊपर प्राथमिक रूप से या अग्रणी रूप से कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा बस्ती, जैसे कि हम सब रहते हैं इस भूधरा पर ही रहते हैं, इसके अलावा उद्योग, सड़क, नहरें, नदी आदि जितने भी प्रकार की जो चीज़ें हो रही है, जितने भी प्रकार के जो मानव से संबंधित जो कार्य हो रहे हैं वो सब इस भूमि के ऊपर हो रहे हैं और इससे भू संसाधन का उपयोग करके ही हो रहे हैं। इस प्रकार से भू संसाधन हमारे लिए भूगोल विषय में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम यहाँ भू संसाधन का अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों भू संसाधन का अध्ययन करने से पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर इस प्रकार के संसाधन की जानकारी हमें कौन सा विभाग देता है। तो यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ बच्चों कि एक तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग होता है भारत सरकार के अंतर्गत और एक होता है भू राजस्व विभाग। ये दो अलग अलग विभाग है। इन दोनों विभागों का क्या क्या कार्य है देखते हैं बच्चों कि जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है वो भारत की प्रशासनिक इकाइयों के अंतर्गत, प्रशासनिक इकाइयों का अर्थ होता है कि राज्य, जिले जो प्रशासन के हिसाब से कार्य करती है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत सही जानकारी भारतीय सर्वेक्षण विभाग देता है। अर्थात उन क्षेत्रों में कौन सी चीज़ें या कौन सा क्षेत्र है, ठीक है बच्चों, और वो भूमि जो उन क्षेत्रों में है वो किस प्रकार के उपयोग में ली जा रही है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर स्पष्ट दोबारा से देख लेना है कि भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी, यदि मैं बात करूँ राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है या कितना कितना क्षेत्र है, यह जानकारी कौन देगा बच्चों, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। लेकिन राजस्थान के कौन से क्षेत्र में, कौन से गांव में, कौन से नगर में वो भूमि किस प्रकार के उपयोग में ली जा रही है, यह जानकारी हमें देगा भू राजस्व विभाग। ठीक है बच्चों, तो भू राजस्व विभाग का कार्य है भूमि उपयोग संबंधी जो कार्य है, अर्थात वह भूमि जिस पर हम बात कर रहे हैं वो किस प्रकार के उपयोग में ली जा रही है, यह जानकारी हमें भू राजस्व विभाग देगा। लेकिन यदि उस समस्त क्षेत्र की बात करूं तो वो समस्त क्षेत्र की भौगोलिक जो जानकारी है वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग हमें देगा। यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर जो जानकारी भारतीय सर्वेक्षण विभाग देगा यह स्थायी होती है। अर्थात जो जहाँ पर यदि कोई पहाड़ है, यदि कोई पर्वत है, मैदान है, नदी है, नाले है, जो भी है वो सब कैसा होगा, लगभग स्थायी होगा। लेकिन भूमि उपयोग संबंधी जो कार्य है जो हमें भू राजस्व विभाग देता है वो कैसा होगा, परिवर्तनशील हो सकता है। जैसे कि इसका उदाहरण मैं बताऊं बच्चों, जहां पर पहले कृषि हो रही है, हो सकता है भविष्य में वहां पर बस्ती बस जाए या फिर दूसरे प्रकार के उद्योग, सड़क, नहर, दूसरे प्रकार की कोई चीज़ें वहां पर भू उपयोग में ली जा सकती है। इस कारण से यह जो भू उपयोग संबंधी अभिलेख है जो हमें भू राजस्व विभाग देता है यह परिवर्तनशील होता है, जबकि जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो हमें देता है वह कैसा होता है बच्चों, स्थायी होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि भारत में भू राजस्व विभाग द्वारा भूमि उपयोग को 9 भागों में बांटा गया है। जो भू राजस्व विभाग है जो हमें ये बताता है कि भू उपयोग किस प्रकार का हो रहा है, भूमि का उपयोग किस प्रकार का हो रहा है, वो भू राजस्व विभाग भू उपयोग को 9 भागों में बांटता है। अर्थात यह विभाग हमें बताता है कि इन 9 कैटेगरियों के अंदर, इन 9 कैटेगरी जो हम देखेंगे इसके अंतर्गत भूमि का किस प्रकार से उपयोग हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो पहला देखते हैं वनों के अधीन क्षेत्र।
अर्थात फॉरेस्ट एरिया। यहाँ पहला जो भाग है बच्चों वो है फॉरेस्ट एरिया या वनों के अधीन क्षेत्र। इसको भी बच्चों दो भागों में बांटा गया मुख्यतः रूप से, वर्गीकृत वन क्षेत्र और वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र। यहाँ वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ वास्तविक रूप से वन है, और वर्गीकृत वन क्षेत्र का मतलब होता है वह क्षेत्र जहाँ पर वन विकसित किए जा सकते हैं, जहाँ पर उनकी संभावना हो। ठीक है, जहाँ वन विकसित हो सकते हैं वह होता है वर्गीकृत वन क्षेत्र, जबकि वास्तविक जो वन क्षेत्र है वो इस प्रकार के भाग में होता है। इस प्रकार से पहला जो हमारा वर्ग है वो है वनों के अधीन क्षेत्र। ठीक है बच्चों, दूसरा है हमारा गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। ऐसी भूमि जो गैर कृषि कार्यों में हो, अर्थात वहाँ पर बस्ती बसाई जा सकी हो, वहाँ पर उद्योग लगाए जा रहे हों, वहाँ पर सड़कें हो, नहरें हो, दूसरी प्रकार की कोई चीज़ हो, अवसंरचना हो रही हो, या बस्तियाँ बस रही हो, लोग बाग रह रहे हों, मकान बन रहे हों, इस प्रकार की यदि कोई भूमि है तो वो आएगी दूसरे वर्ग जिसका नाम है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। ठीक है बच्चों, तीसरा प्रकार का वर्ग है बच्चों बंजर व व्यर्थ भूमि। इस भूमि के अंतर्गत बच्चों ऐसी भूमि होती है जो नवीन तकनीकी या प्रेजेंट में जो उपस्थित टेक्नोलॉजी है, प्रेजेंट में हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उन पर कार्य करने के बाद भी ये क्षेत्र कृषि के लिए उपजाऊ नहीं हो पाया है। अर्थात वर्तमान स्थितियों में, वर्तमान परिस्थितियों में इस क्षेत्र को हम कृषि के लिए उपयोग में नहीं ला सकते। हो सकता है भविष्य में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे ये बंजर भूमि भी हमारे लिए उपयोग में आने वाली चीज़ हो, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से बच्चों यह जो क्षेत्र है बंजर व व्यर्थ भूमि के अंतर्गत यह कृषि के लिए अनुपयोगी होती है। तो इसके अंतर देखो, बंजर पहाड़ी क्षेत्र है, कोई मरुस्थल है आदि जो क्षेत्र है वो तीसरे वर्ग के अंतर्गत आती है बच्चों। अगला देखते हैं चौथे वर्ग के अंतर्गत स्थायी चारागाह। ऐसे क्षेत्र जो चारागाह के रूप में प्रयोग लिए जाते हैं, ऐसी भूमि स्थायी चारागाह कहलाती है। प्राय ये देखने को मिलता है बच्चों कि गांव के अंदर ग्राम पंचायत या सरकार के अधीन ऐसी भूमि होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सामुदायिक भूमि कहते हैं। ठीक है, ये साझा संपत्ति भी होती है, अर्थात गांव की साझा संपत्ति होती है, किसी की निजी संपत्ति नहीं होती। और यहाँ से प्राप्त जो उत्पाद होते हैं, यहाँ से प्राप्त जो भी कार्य किए जाते हैं वो सब साझा रूप से किए जाते हैं, समूचे ग्राम के लिए या सभी लोगों के लिए किए जाते हैं, किसी पर्टिकुलर किसी निजी संपत्ति यहाँ पर नहीं होती। ठीक है बच्चों, तो चौथा वर्ग है स्थायी चारागाह। इसके बाद देखते हैं बच्चों पांचवा वर्ग है विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र। ये इस प्रकार के क्षेत्र होते हैं जैसे उद्यान हो गए। ठीक है बच्चों, ये मुख्य रूप से निजी स्वामित्व के होते हैं और सामुदायिक रूप से भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये निजी स्वामित्व के होते हैं। और यहाँ पर उद्यान हुआ या फिर फल फ्रूट वाले जो वृक्ष हैं वो मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में लगाए जाते हैं, फलदार वृक्ष। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं अगला छठा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। यहाँ पर देखने वाली विशेष बात है बच्चों कि कृषि योग्य जो व्यर्थ भूमि है वो उस प्रकार की भूमि होती है जो पिछले 5 वर्षों से 5 वर्ष या उससे अधिक समय से परती भूमि हो। परती भूमि का क्या अर्थ होता है बच्चों? परती भूमि का अर्थ होता है जहाँ पर कृषि नहीं की जा रही है, कृषि रहित क्षेत्र जो होता है उसे परती भूमि कहते हैं। यहाँ पहले हो सकता है कृषि की गई हो, लेकिन वर्तमान में, वर्तमान का मतलब 5 वर्षों से कृषि नहीं की जा रही है, 5 वर्ष या उससे अधिक समय से कृषि नहीं की जा रही है, और इसे क्या कहते हैं? कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। लेकिन तकनीक के मदद से, टेक्नोलॉजी की सहायता से हम इस पर कार्य करें तो इसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो छठा वर्ग कौन सा हो गया? कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। ऐसी भूमि जो 5 वर्ष या उससे अधिक से परती भूमि हो। अगला है बच्चों 7वां वर्तमान परती भूमि। वह भूमि जो 1 वर्ष या उससे कम समय की परती भूमि हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर किस प्रकार का है? 1 वर्ष से कम। यहाँ 5 वर्ष से ज़्यादा, यहाँ 1 वर्ष से कम। ठीक है बच्चों, तो पहला जो छठा नंबर का था वो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, वो 5 वर्ष या उससे अधिक परती भूमि वाला क्षेत्र था।
और जो 7वां नंबर का है वर्तमान प्रतिभूमि, वो है 1 वर्ष से कम समय के लिए जो प्रतिभूमि हो। यहाँ पर ये देखने वाली विशेष बात है बच्चों कि इस प्रतिभूमि जो वर्तमान प्रतिभूमि होती है, ये भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए भी कई बार आवश्यक हो जाती है। अनेक कारणों से सिंचाई जैसी सुविधा या मिट्टी की उर्वरता कम होने के कारण कुछ समय के लिए किसान भूमि को परती छोड़ देते हैं, तो वो किस में आ जाती है, वर्तमान प्रतिभूमि में कुछ समय के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। ठीक है बच्चों, तो 1 वर्ष से कम समय के लिए जो प्रतिभूमि छोड़ी जाती है उसे वर्तमान प्रतिभूमि में रखते हैं। अगला है बच्चों 8वां पुरातन प्रतिभूमि। यह दोनों के मध्य की अवस्था है। ठीक है बच्चों, यहाँ जो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि ये 5 वर्ष से ज़्यादा है, वर्तमान प्रतिभूमि 1 वर्ष से कम है। तो 1 वर्ष से और 5 वर्ष तक, 1 वर्ष से और 5 वर्ष तक यदि कोई प्रतिभूमि होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, पुरातन प्रतिभूमि। ठीक है बच्चों, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना है, इनको समझ लेना है। 5 वर्ष से अधिक है तो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, 5 वर्ष और 1 वर्ष के मध्य है तो पुरातन प्रतिभूमि, और 1 वर्ष से कम है तो वर्तमान प्रतिभूमि। 3 प्रकार की ये कैटेगरी यहाँ पर भू राजस्व विभाग ने बनाई थी। इसके बाद 9वां नंबर है बच्चों निवल बोया गया क्षेत्र, अर्थात वह क्षेत्र जहाँ वास्तविक रूप से प्रेजेंट में कृषि हो रही है। ठीक है, जहाँ प्रतिभूमि नहीं छोड़ा जा रहा है उसे कहते हैं निवल बोया गया क्षेत्र, नेट एग्रीकल्चर एरिया। इस प्रकार से बच्चों 9 वर्गों में भू राजस्व विभाग ने भू उपयोग को बांटा है, और ये 9 वर्गों को हमें याद करना है, समझना है। एग्जाम में इस प्रकार के छोटे या बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं हम कि भारत में भू उपयोग परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। भू उपयोग परिवर्तन का क्या अर्थ होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं बच्चों कि भू उपयोग का मतलब होता है जो भूमि हमारे उपयोग में आ रही है, वह भूमि जो उपयोग में आ रही है, अर्थात ये जो 9 वर्ग हमने इनका अध्ययन किया, इन 9 वर्गों के अंतर्गत जो भूमि आ रही है उसमें यदि एक वर्ग से दूसरे वर्ग में वो जा रही है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, भू उपयोग परिवर्तन कहेंगे। भू उपयोग परिवर्तन से हमें क्या समझ में आया बच्चों कि भूमि जो पहले किसी और उपयोग में आ रही है, वह भूमि जो पहले किसी और उपयोग में आ रही थी, लेकिन उसका परिवर्तन करने के पश्चात वो किसी दूसरे प्रकार के उपयोग में आने लग गई। अब कौन से उपयोग में आने लग गई, 9 प्रकार के हमने वर्ग पढ़े थे। एक वर्ग में पहले किसी न किसी वर्ग में एक में आ रही होगी, एक वर्ग से यदि दूसरे वर्ग में वो जाती है तो उसे कहते हैं भू उपयोग परिवर्तन। तो भारत में भू उपयोग परिवर्तन किस प्रकार से होता है और उसके क्या क्या कारण हैं, आइए देखते हैं हम। देखो बच्चों कि भारत के अंतर्गत भू उपयोग परिवर्तन मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत एक विकासशील राष्ट्र है और यहाँ पर लगातार रूप से विकास हो रहा है आज़ादी के बाद से। अब लगातार यदि विकास होगा, अर्थव्यवस्था में बदलाव होगा, तो यहाँ पर भू उपयोग में परिवर्तन भी होगा, हम सब जानते हैं। तो भारत किसी क्षेत्र में भू उपयोग अधिकतर वहाँ की आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति पर निर्भर होता है। मुख्य रूप से वहाँ की आर्थिक जो क्रिया हैं वो किस प्रकार की हो रही है, इस पर भू उपयोग परिवर्तन निर्भर होता है। तो आइए अर्थव्यवस्था में ऐसे कौन कौन से कारक है जिस कारण से भू उपयोग प्रभावित होता है, देखते हैं बच्चों। पहला कारक है अर्थव्यवस्था के आकार में बदलाव। हम सब जानते हैं बच्चों कि आज़ादी के बाद हमारी अर्थव्यवस्था कम थी, छोटी थी, लेकिन समय के साथ में जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे विकास होता गया और भारत लगातार रूप से अर्थव्यवस्था के आकार में बदलाव लाता गया, सकारात्मक बदलाव यहाँ पर होता गया। और आज भारत दुनिया की टॉप 5, दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ठीक है बच्चों, तो भारत की अर्थव्यवस्था में लगातार रूप से यदि परिवर्तन, सकारात्मक रूप से परिवर्तन होता गया तो यहाँ भू उपयोग परिवर्तन भी होगा। ठीक है बच्चों, तो किस प्रकार से होगा, भूमि पर दबाव बढ़ेगा और सीमांत भूमि का प्रयोग भी यहाँ पर लाया जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पर अर्थव्यवस्था के आकार में बदलाव होगा, सकारात्मक रूप से बदलाव होगा, और वैसे वैसे भू आकार में बदलाव होगा, भूमि पर दबाव बढ़ेगा। और जो सीमांत क्षेत्र का अर्थ होता है बच्चों कि वह क्षेत्र जो किसी कार्य से बाहर है। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर, कृषि भूमि के अंतर्गत यदि माना कि ये कृषि भूमि है, ठीक है बच्चों, और कृषि भूमि के बाहर ये बंजर बेकार भूमि पड़ी हुई है, तो क्या हुआ कि लगातार रूप से यदि हमने विकास किया
तो ये जो क्षेत्र है, ये विकास के जो क्षेत्र है, यहाँ पर कृषि भूमि को लगातार कम होते जा रहे हैं। और यदि कृषि भूमि लगातार कम होती जाएगी तो ये क्या करेगी, आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। और ऐसे क्षेत्र जहाँ कृषि संभव नहीं थी या कृषि नहीं हो रही थी किन्हीं कारणों से, वहाँ उन क्षेत्रों में कृषि का विकास होने लगेगा। तो इन क्षेत्रों को क्या कहेंगे, सीमांत क्षेत्र। ठीक है बच्चों, तो लगातार रूप से क्या होगा, सीमांत भूमि को प्रयोग में भी लाया जाएगा। ठीक है, तो पहला जो हमारा कारण है वो अर्थव्यवस्था के आकार में बदलाव है, भू उपयोग परिवर्तन में। दूसरा जो हमारा कारण है बच्चों वो है अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव। हम सब जानते हैं बच्चों कि भारत विकासशील राष्ट्र के अंतर्गत प्राथमिक जो सेक्टर है, प्रथम वर्ग के जो क्रियाकलाप थे हमारे, उनसे बदलाव ला करके द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में यहाँ पर चेंजेज हो रहा है। अर्थात बच्चों प्रथम सेक्टर से बदलाव होकर के द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर की तरफ ज़्यादा तीव्रता से हम बढ़ रहे हैं। और द्वितीयक तृतीयक सेक्टर में बदलाव आने के कारण और नगरों में परिवर्तन आने के कारण, विशेष रूप से नगरों के समीपवर्ती क्षेत्रों में जो कृषि भूमि है वो अन्य क्रियाओं के उपयोग में आने के कारण क्या होती है, क्या होता है, भू उपयोग में परिवर्तन होता है। ठीक है बच्चों, हम सब जानते हैं कि नगर के आकार में लगातार रूप से बदलाव होता गया, नगर बढ़ते गए हैं और आसपास की जो कृषि भूमि है उनको नगर अपने आप में मिलाते जाते हैं और लगातार रूप से उसमें विकास होता जाता है। बस्तियां लगातार से रूप से बढ़ती जाती है। उद्योगों के रूप में भी हमें भूमि की आवश्यकता होती है, तो उसको भी लगातार रूप से हमें क्या करना है, भू उपयोग परिवर्तन होता जाता है। तो इस कारण से अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव हुआ। प्राथमिक जो सेक्टर पहले ज़्यादा था हमारे भारत में, प्रथम वर्ग के क्रियाकलाप ज़्यादा थे, उनसे बदलाव होकर के द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में ज़्यादा संख्या में अर्थव्यवस्था कार्य करने लगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं बच्चों कि दूसरा जो कारक है वो है अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव। हमने जिस प्रकार से देखा बच्चों कि पहला जो कारक था कि अर्थव्यवस्था के आकार में बदलाव, अर्थात हमारी अर्थव्यवस्था लगातार रूप से बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था की संरचना में भी बदलाव आ रहा है। जहाँ पहले प्राथमिक सेक्टर ज़्यादा सक्रिय था भारत में, वहीं अब प्राथमिक सेक्टर से द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में तब्दीली ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा तीव्रता से वृद्धि हो रही है। ठीक है बच्चों, तो प्राथमिक सेक्टर से हम किस की ओर बढ़ रहे हैं, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर की ओर बढ़ रहे हैं। इस कारण से भी भू उपयोग परिवर्तन हुआ है। विशेष रूप से नगरों के समीपवर्ती क्षेत्रों में कृषि भूमि को अन्य क्रियाओं के उपयोग के रूप में लाया जा रहा है। हम सब देखते हैं कि जो नगर के जो क्षेत्र है, आसपास नगर के आसपास के जो क्षेत्र है वो लगातार रूप से नगरों में शामिल किए जा रहे हैं, वहाँ उद्योग और बस्तियाँ बसाई जा रही है। इस कारण से यह जो अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव आया, उस कारण से भी भू उपयोग परिवर्तन हुआ है बच्चों। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तीसरा है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जनसंख्या में तो वृद्धि हुई, कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान कम होता है, लेकिन भूमि पर कृषि क्रियाकलापों का दबाव कम ना होकर के बढ़ता है। हालांकि कृषि जो क्षेत्र है उसका अर्थव्यवस्था में योगदान तो कम होता है, ठीक है, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या और कृषि आदतों के कारण बच्चों हमारा जो दबाव है कृषि क्षेत्र पर वो लगातार रूप से बढ़ रहा है, अर्थात जनसंख्या बढ़ रही है। अब इस बढ़ती हुई जनसंख्या में जो कृषि क्षेत्र है वो तो लगभग सीमित है, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आ सकता उसमें। ठीक है बच्चों, लेकिन इस बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, खाने जैसी चीज़ों की आवश्यकता के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कृषि पर ज़्यादा भार हो गया है। इस वजह से भी जो कृषि भूमि उपयोग है वो कृषि की इन कारणों से भी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये मुख्य रूप से तीन जो कारण हैं, हमने अर्थव्यवस्था के जो तीन कारण हैं वो देखे भू उपयोग परिवर्तन के। ठीक है बच्चों, इसी के बाद हम देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर भारत में भू उपयोग के अनुपात में परिवर्तन किस प्रकार से हुआ है, विशेष रूप से 1950-51 और 2014-15 के अंतर्गत किस प्रकार से बदलाव देखने को मिलते हैं। अर्थात भारत में भू उपयोग के अनुपात में यानी कि प्रतिशत में किस प्रकार से परिवर्तन हुए हैं। यहाँ हमने जैसे कि पढ़ा था बच्चों कि 9 वर्गों में रखा गया जो भाग है, भूमि के जो प्रकार है वो यहाँ पर दिखाए गए हैं और उनमें किस प्रकार से 1950-51 से 2014-15 में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, यह हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहला है बच्चों वन के अंतर्गत हम देख रहे हैं बच्चों कि 17% से बढ़कर के 23.3% पर 1% बढ़ गए हैं। 17% थे वो बढ़कर के 23.3% हो गए हैं 2014-15 में।
ठीक है बच्चों, तो इसके क्या कारण थे, ये इसमें लगातार रूप से हमने देखा कि वनों को दो भागों में हमने बांटा था। एक तो था बच्चों वर्गीकृत वन, ठीक है, और एक वास्तविक वन। यहाँ पर देखने वाली बात क्या है बच्चों कि वास्तविक वनों में वृद्धि ना होकर के किस प्रकार के वनों में वृद्धि हुई है, वर्गीकृत, अर्थात उन में जहाँ पर संभावना व्यक्त की जा सकती है, अर्थात वह क्षेत्र या वो भूमि जहाँ पर वनों को विकसित करने की संभावना है, उन क्षेत्रों में प्रतिशत में वृद्धि हुई है, ना कि वास्तविक वनों में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमने देखा कि 17% से बढ़कर के 23.3% पर वनों का क्षेत्र बढ़ गया है। दूसरा है बच्चों गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। अब गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि का मतलब क्या होता है बच्चों कि ऐसी भूमि जहाँ पर बस्तियाँ बसाई गई हो, जहाँ पर उद्योग लगाए गए हों, नहर, सड़कें आदि कार्य जहाँ पर किए गए हों, वो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं बच्चों, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि 3.2 से बढ़कर के 8.7% हो गया है, अर्थात यहाँ पर भी लगभग 2.5 गुना वृद्धि यहाँ पर देखने को हमें मिली है। इसका क्या कारण है बच्चों कि लगातार रूप से होता गया जो विकास है, और उस विकास के कारण हम किस प्रकार से सेक्टरल परिवर्तन, सेक्टरल चेंज, प्रथम सेक्टर से चेंज होकर के द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में चले गए हैं। इस कारण से बस्तियों की ज़्यादा आवश्यकता हुई और उसके लिए भूमि की आवश्यकता हुई, उद्योगों की ज़्यादा आवश्यकता हुई, उसके लिए भूमि की आवश्यकता है। तो लगातार रूप से भूमि में परिवर्तन, भू उपयोग में परिवर्तन यहाँ पर देखा गया है। 3.2 से बढ़कर के 8.7% पर यहाँ पर ये गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि हुई। तीसरे नंबर पर आता है बच्चों बंजर व व्यर्थ भूमि। ऐसी भूमि जो बंजर हो या बेकार हो, ठीक है, या फिर प्रचलित प्रौद्योगिकी या प्रचलित तकनीक के माध्यम से उन्हें भूमि को कृषि योग्य नहीं बनाया जा सके, तो उन क्षेत्र को देखा कि 13.4 से घट करके 5.5 पर वो आ गया है, अर्थात भारी मात्रा में हमने इस पे कार्य किया, तकनीक के माध्यम से इन बंजर और व्यर्थ भूमि को कृषि योग्य या चारागाह योग्य बनाया। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद स्थायी चारागाह 2.3 से बढ़कर के 3.3 हो गया। इसका क्या कारण, हमने बताया कि बंजर और व्यर्थ भूमि को हमने तकनीक के माध्यम से चारागाह और वास्तविक रूप से कृषिगत क्षेत्र में तब्दील किया। इसके बाद है बच्चों फसल वृक्षों के अधीन क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र जो फसल वृक्ष है, ठीक है, उनमें भी भारी मात्रा में कम हुई, 6.9 से घट करके 1% पे आ गया। अगला है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। ऐसी भूमि जो कि 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक पड़ती हो, उसमें भी हमने देखा कि 8% से घट करके बच्चों 4% पर आ गया है। ये इसके क्या कारण है, इसके भी वही कारण है बच्चों कि हमने इन क्षेत्रों में क्या किया, तकनीक के माध्यम से कृषि योग्य क्षेत्र बनाए। इसके बाद देखते हैं कि वर्तमान प्रति के अतिरिक्त प्रति भूमि, अर्थात ऐसी क्षेत्र जो 1 वर्ष से 5 वर्ष के मध्य प्रति हो, उसमें भी हमने देखा कि कमी आई, 6.1 से घट करके 3.6 तक आ गया। अगला है वर्तमान प्रति भूमि, यह 3.7 से बढ़कर के बच्चों 4.9% पर आ गया है। इसके बढ़ने के क्या कारण है बच्चों, इसके बढ़ने के 2 कारण हैं। इसके बढ़ने के 2 कारण कौन कौन से हैं बच्चों, देखो वर्तमान प्रति भूमि है, एक तो वर्षा की अनिश्चितता और एक है फसल चक्र। ये दोनों प्रकार के कारण हमने पढ़े कि वर्षा अनिश्चित रूप से, कभी वर्षा कम आती है, कभी मानसून कम आता है, कभी ज़्यादा आता है, या फिर कभी कभी तो अकाल भी पड़ जाता है। ऐसी परिस्थितियों में वर्षा की अनियमितता के कारण कुछ क्षेत्र परती छोड़ दिया जाता है। यह 1 वर्ष से कम होता है, इस वजह से इसे वर्तमान प्रतिभूमि में रखा जाता है। इसी प्रकार से फसल चक्र के अंतर्गत हम मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए कुछ समय के लिए वो क्षेत्र परती के रूप में छोड़ देते हैं, जिससे कि मृदा की उर्वरता में वृद्धि हो, और उसके कारण ये वर्तमान प्रतिभूमि में बदलाव कैसा देखने को मिला, सकारात्मक, अर्थात इसमें वृद्धि देखने को मिली। अगला है बच्चों निवल बोया गया क्षेत्र। यह निवल बोया गया क्षेत्र क्या होता है, ये निवल बोया गया क्षेत्र होता है बच्चों वास्तविक रूप से कितना
क्षेत्र या कितनी भूमि कृषि योग्य कृषि कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देख रहे हैं 41.7 से बढ़कर के 45.5 पर हो गया है। कब? 1950-51 से 2014-15 के मध्य। तो इस प्रकार से 9 के 9 वर्गों को हमने देखा कि इन दशकों में, ठीक है बच्चों, आज़ादी के बाद से 2014-15 तक ये 9 वर्गों में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले, और इन परिवर्तनों के आधार पर ही हमने देखा कि किस प्रकार से भारत विकास कर रहा है और भू उपयोग परिवर्तन यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद देखते हैं बच्चों कि स्वतंत्रता पश्चात, यहाँ स्वतंत्रता पश्चात किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में बदलाव आया, भूमि उपयोग परिवर्तन भी प्रभावित हुआ। जहां पहला सेक्टर है वन क्षेत्र में वृद्धि सीमांकन के कारण हुई है, न कि देश में वास्तविक वन आच्छादित क्षेत्र के कारण। अर्थात यहां पर सीमांकन या वर्गीकृत क्षेत्र में बदलाव आया, इस वजह से यहां पर वृद्धि देखी गई। वास्तविक रूप से जो वन क्षेत्र है उसमें वृद्धि नहीं हुई। दूसरा है बच्चों गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त क्षेत्र। यहाँ पर गैर कृषि कार्यों में, यहाँ पर हमने देखा गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त क्षेत्र 3.2 से बढ़कर के 8.7 तक बढ़ गया था। तो इसमें वृद्धि के क्या कारण है? सेक्टर परिवर्तन तथा नगरों का विकास। तो सेक्टर परिवर्तन, प्रथम सेक्टर से बदल करके हम द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में ज़्यादा अग्रणी हो रहे हैं। साथ ही नगरों का विकास भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। इस वजह से बच्चों यहाँ पर गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि में भारी मात्रा में लगभग 2.5 गुना हमने यहाँ पर इजाफा देखा। इसके बाद देखते हैं बच्चों तीसरा, वर्तमान प्रतिभूमि में वृद्धि का कारण वर्षा की अनियमितता तथा फसल चक्र है। वर्तमान प्रतिभूमि यहाँ पर मैंने बताया आपको कि 3.7 से बढ़कर के 4.9 हो गया। ये किस कारण से हुआ? ये फसल चक्र और वर्षा की अनियमितता के कारण से हुआ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने इसके विभिन्न कारण देखे और इन कालखंडों में परिवर्तन का स्वरूप देखा। आगे देखते हैं बच्चों साझा संपत्ति संसाधन का क्या अर्थ होता है, ये किस प्रकार से इनमें कार्य करता है। तो हमने भू संपत्ति को बच्चों 2 भागों में बांटा। भू संपत्ति अर्थात भूमि जो संपत्ति के रूप में है वो 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है निजी संपत्ति, दूसरा है साझा संपत्ति। निजी संपत्ति हम सब जानते हैं बच्चों कि जो पर्सनल या निजी रूप से व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की हो वो क्या होगी? निजी संपत्ति होगी। एक व्यक्ति या व्यक्तियों का अधिकार यहाँ पर होता है। ठीक है, जबकि साझा संपत्ति में राज्य का अधिकार होता है। राज्य का अर्थ यहाँ पर सरकार या ग्राम पंचायत या सार्वजनिक रूप से कोई उसका अधिकार होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ व्यक्तिगत उपयोग के लिए की जाती है, यहाँ पर ये साझा संपत्ति सामुदायिक उपयोग के रूप में की जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ साझा संपत्ति को हमने देखा कि राज्य का अधिकार होता है और सामुदायिक उपयोग के रूप में यहाँ पर साझा संपत्ति उपयोग में ली जा सकती है। इसके बाद देखते हैं कि ये साझा संपत्ति किस प्रकार से यहाँ पर उपयोगी है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन छोटे कृषक, मजदूर, महिलाएं के लिए विशेष इनका महत्व है। क्यों महत्व है बच्चों? क्योंकि वहाँ से चारा, ईंधन, लकड़ी व अन्य वन के उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पर एक बात और विशेष बता दूं बच्चों कि ये जो साझा संपत्ति है, ये साझा संपत्ति किसी भी गांव के अंतर्गत बहुत इम्पोर्टेंट योगदान रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि जो विशेष रूप से जो भूमिहीन कृषक है, जो छोटे कृषक है, जो मजदूर है और जो महिलाएं हैं, उनकी जीवन यापन करने के ये साधन होते हैं। इसी के अंतर्गत बच्चों सरकार ने एक स्कीम चलाई थी सामाजिक वानिकी। ठीक है, इस सामाजिक वानिकी के अंतर्गत बच्चों ये साझा जो संपत्ति है, ठीक है, ये सामुदायिक जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को ऐसे लोगों को या आदिवासियों को, स्थानीय लोगों को दे दिया कि जिस तरीके से सरकारी संपत्तियों को लीज पर देते हैं। हालांकि लीज पर नहीं दिया, लेकिन एक तरीके से उस तरीके से दे दिया। और इन क्षेत्रों को माना कि ये क्षेत्र है, ये बंजर है, बेकार है, सामुदायिक है या चारागाह के रूप में है, या कोई पहाड़ी का क्षेत्र है जो सरकारी या सामुदायिक है। ठीक है बच्चों, इस क्षेत्र का पहले कोई उपयोग नहीं हो रहा था। यहाँ सरकार ने इस प्रोग्राम के तहत, सामाजिक वानिकी प्रोग्राम के तहत, इस क्षेत्र को स्थानीय लोगों को दे दिया, विशेष रूप से ऐसे लोगों को जो भूमिहीन थे, ठीक है बच्चों, मजदूर थे या जिनका जीवन यापन करने में कष्ट आ रही थी, कठिनाई आ रही थी, उन लोगों को दे दिया कि इस क्षेत्र में आप कार्य कर सकते हो, वृक्षारोपण का कार्य कर सकते हो, चारे के लिए कार्य कर सकते हो या दूसरे प्रकार के उपयोग में इसको ला सकते हो। और यहाँ से जो उपज प्राप्त हुई, यहाँ से जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ बच्चों, वो वहाँ पर सामुदायिक रूप से उन्होंने
प्राप्त कर लिया, यानी सबने मिलकर के कार्य किया और सबने मिलकर के उसका लाभ उठाया। इस प्रकार के कार्य को सरकार ने सामाजिक वानिकी के अंतर्गत प्रयोग में लाया था और ये बहुत ही ज़्यादा सफल प्रोग्राम रहा था। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से साझा संपत्ति एक विशेष रूप से भूमिहीन छोटे कृषक, मजदूर है, महिलाएं हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। इस प्रकार से बच्चों आज हमने पढ़ा भू उपयोग। भारत के अंतर्गत भू उपयोग किस प्रकार से हैं, भू राजस्व विभाग ने 9 वर्गों में किस प्रकार से भू उपयोग को बांटा है और साझा संपत्ति क्या होती है। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में पढ़ेंगे हम भू उपयोग, भू संसाधनों का कृषि के साथ क्या संबंध है और कृषि के अंदर कौन कौन सी फसलें आती है। धन्यवाद बच्चों।